तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए आप सबके सामने रखा हुआ है। पहला न्यूमेरिकल क्या है? इफ 100 जूल of work has to be done in moving an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt to another place where potential is V volt, find the value of V। V की वैल्यू बताइए। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि एक चार्ज है 4 कूलम का, उसको किसी एक पॉइंट जहां पर पोटेंशियल -10 वोल्ट था वहां से किसी दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं जहां पर पोटेंशियल V वोल्ट के बराबर है। हमको कितना वर्क करना पड़ा? 100 जूल के बराबर। तो कहा जा रहा है कि बताओ V की वैल्यू क्या है, यानी दूसरे वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तो आज ही मैंने आपको बताया था कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाना है और वर्क की बात कर रहे हैं तो बोलो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? So that will be W is equal to Q into delta V। वर्क बेटा कितना है? 100 जूल के बराबर। चार्ज कितना है? 4 कूलम के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है V माइनस और इनिशियल कितना है? -10। तो ये ओवरऑल हो जाएगा ना 100 इज इक्वल टू 4 टाइम्स V प्लस 10 के बराबर। तो ये इधर जाएगा 25 बनेगा। 25 इज इक्वल टू V प्लस 10। तो V की वैल्यू कितनी आ गई? 15 वोल्ट। इसका मतलब आपने चार्ज को -10 वोल्ट से आप किधर ले गए? अब ये समझने वाली चीज है, देखो -10 वोल्ट से आप चार्ज को ऐसे पॉइंट की तरफ ले गए जहां पोटेंशियल कितना है? 15 वोल्ट। अब आप मुझे बताइए चार्ज अपने आप जाएगा या हमें खींच के ले जाना पड़ेगा? अगर ये हाई होता और ये लो होता तो बोलो अपने आप चला जाता, तो उसमें वर्क डन बाई सिस्टम होता। लेकिन अभी अगर मैं उसको लो से हाई की तरफ ले जा रहा हूं तो दैट विल बी वर्क डन बाई अस। इसको बोलते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से फोर्स लगा के खींच के हम उसको लो से हाई की तरफ ले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ठीक। तो ये इसी वजह से ये पोटेंशियल आपका ऐसा है। और देखो यहां बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा है 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो इसी वजह से करना पड़ रहा है क्योंकि आप लो से हाई में ले जा रहे हो। क्लियर है? सोचो यही चार्ज अगर निगेटिव होता तो निगेटिव तो खुद ही लो से हाई जाना चाहता है, तो ये वर्क हमको ना करना पड़ता, ये अपने आप हो जाता। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड एग्जाम में अक्सर मिल जाया करता है। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड का न्यूक्लियस है, हमें इसकी सरफेस पर बेटा पोटेंशियल बताना है। रेडियस इसका हमको ये गिवन है 6.6 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड यानी कि Z फॉर गोल्ड इज 79। हमसे कह रहे हैं गिवन चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज दिस, और वैसे भी प्रोटॉन का चार्ज हमें पता है, ना देते तो भी। फिलहाल हमको निकालना क्या है? यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है इसकी सरफेस पर। बताओ जरा इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? गोल्ड का न्यूक्लियस है, कितना होगा बेटा सरफेस पर पोटेंशियल? अब ये कॉन्सेप्ट मतलब किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है? किसी भी, हाँ यस। देखो पोटेंशियल का यहां पर सिंपल सा फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक। और अगर Q निकालना है तो Q बराबर क्या होता है? Ne। नंबर कितना है? 79। देखो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि बात किसकी की जा रही है? गोल्ड न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होएगा या इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन। इसका मतलब चार्ज अंदर कौन सा है? पॉजिटिव। ठीक, इसीलिए प्रोटॉन की बात की गई है। वैसे इलेक्ट्रॉन का भी इतना ही होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम लोग यहां पर जो भी लिख रहे हैं ये चार्ज किसका है? प्रोटॉन का है। क्या ये बात समझ में आई? चार्ज क्लियर एकदम, इतना चार्ज होगा। ठीक, उसको मैं यहां पे रखूंगा और रेडियस हमको पता है
सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज की वैल्यू है 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होल डिवाइडेड बाई रेडियस, और रेडियस कितना था 6.6 इंटू 10 की पावर -15। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे, जैसे सिंप्लीफाई कर लोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस। और इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट, सेम। सो दैट पोटेंशियल विल बी द पोटेंशियल ऑफ सरफेस, और इस सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो पूरी सरफेस पर सेम होता है, या कह लो कांस्टेंट होता है। क्लियर है? कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो? z दे देंगे घुमा फिरा कर, तो आप समझिएगा उस z का यूज क्या है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहे कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। एक चार्ज है इतना, इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर एक पॉइंट P है तो वहां पर आपको पोटेंशियल बताना है। बताओ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो ये तो एकदम आसान वाला क्वेश्चन हो गया, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 की पावर -7, और रेडियस हमारा था यानी कि डिस्टेंस हमारा था 9 सेंटीमीटर, जिसको 100 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा मीटर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहे हैं सेकेंड पार्ट, हेंस ऑब्टेन वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। देखो P पॉइंट का पोटेंशियल पता है ना, 9 से ये 9 कैंसिल, ये 100 जाएगा ऊपर। ठीक, तो ये बनेगा 4 इंटू 10 की पावर, देखो यहां 11 -7 क्या आएगा 4, इतना वोल्ट। बोलो सही है? ये पोटेंशियल था P पॉइंट का। अब आप मुझे बताओ अगर मैं इतना चार्ज 2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाना चाहता हूं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? चार्ज अपॉन पोटेंशियल क्या चीज होती है? Q बाई V क्या होता है? तो कैपेसिटेंस में तुम पहुंच गए, उसका तो क्वेश्चन भी नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अच्छा पढ़ो जल्दी से, बताओ पूछ क्या रहे हैं। वर्क डन, इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को P पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, क्या वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही तो पूछ रहा है घुमा फिरा के, डायरेक्ट नहीं बोला पोटेंशियल बताओ, आपको बोला ये वाला चार्ज लाना चाहते हैं, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो पोटेंशियल जो होता है बेटा दैट इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। तो W कितना होगा? Q नॉट इंटू V। किस चार्ज को लेकर आ रहे हो? इसको। सो दैट विल बी 2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, ये चार्ज है, और उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 4 इंटू 10 की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा? 8 इंटू 10 टू दी पावर -5 जूल्स के बराबर। कि भाई अगर आप उस चार्ज को लाना चाहते हो तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? 100% क्लियर है? आगे हमसे कह रहे हैं डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट। क्या ये आंसर पाथ पर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते से चार्ज को लाए हैं? नो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज एन कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? कंजर्वेटिव नेचर की होती है। आप सबको पढ़ाए गए थे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जिनमें किया हुआ वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वो कंजर्वेटिव है, और जिनमें किया हुआ वर्क पाथ पर डिपेंड करे लाइक फ्रिक्शन
वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो फ्रिक्शन टाइप के जितने फोर्सेस हैं, चाहे फ्रिक्शन हो, विस्कस फोर्स हो, ड्रैग फोर्स हो, ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि ग्रेविटेशन का फोर्स हो, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, या आपका स्प्रिंग का फोर्स हो, वो सब कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कोई डाउट? इसी की वजह से यहां पर किया हुआ वर्क जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। कह रहे हैं अ मेटल वायर इज बेंट इन सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक वायर है, उसको हमने एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया लाइक दिस, और इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। हमसे कह रहे हैं इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकुलम। 200 माइक्रोकुलम का चार्ज इसको दिया गया, विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली। जो चार्ज हमने दिया इसको, वो सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बोलो भाई, सरफेस क्या? अगर ये एक लाइन था, लाइन को बेंड करके सर्कल बनाया गया, तो उसका तो केवल सरकमफेरेंस होगा, उसका तो सरफेस होगा नहीं। सरफेस किसका होता है? स्फीयर का। यहां पर स्फीयर नहीं है, बोलो यहां पर क्या है? सर्कल है। हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। यहां सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ, कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कैसे होगा? हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगाएं? क्यों ऐसे, ऐसा क्यों? हाँ देखो, आंसर कहीं ना कहीं दोनों का सही है, इनका भी सही है, क्योंकि टू द पॉइंट आंसर तक पहुंच गए, और इनका प्योर मेथड सही है। देखो यहां पर क्या था बेटा, अगर कोई लाइन पर चार्ज था, ठीक, हमने उस लाइन चार्ज को घुमाकर सर्कल बना दिया, और कह रहे हैं कि इसके सेंटर पर बताओ पोटेंशियल कितना होगा। तो तरीका ये है कि आप इसका एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करिए। छोटे से पार्ट पर जो चार्ज होगा, बोलो वो भी बहुत छोटा सा होगा, और इसकी वजह से अगर यहां पर आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो डिस्टेंस आर ही होगा, चाहे इसका लो चाहे इसका लो, रेडियस सेम है। ठीक, तो इस छोटे से चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो बोलो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा पूरे की वजह से, और जब टोटल निकालोगे तो वो V आएगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सोचिएगा आप, यहां पर dq तो वेरिएबल है, लेकिन स्मॉल r जो कि सर्कल का रेडियस है वो सेम है। तुम एलिमेंट इसको मानोगे तो भी यही डिस्टेंस है, आप एलिमेंट यहां पर मानते तो भी बोलो डिस्टेंस रेडियस ही होता, और वो रेडियस पूरे के लिए क्या है? फिक्स है। तो रेडियस हो जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, और रेडियस हो गया बाहर। डी क्यू का इंटीग्रेशन हो गया क्यू, जिसका मतलब है टोटल चार्ज। तो अल्टीमेटली फार्मूला हमारा वही बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। कुछ बात समझ में आई? फार्मूला वही बन गया। तो अब आप सीधे सीधे फार्मूला लगा सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज कौन सा है, कितना है? 200 माइक्रोकुलम, सो दैट विल बी 200 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई R, यानी कि 10 सेंटीमीटर था, 100 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दैट विल बिकम 18 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा, इसको 10 बनाएगा, 2 12 -6 यानी कि 6, इतना वोल्ट। कुछ समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे पूछ रहे थे, वो इसके बराबर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगले क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट बी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू kept at a point A is 24 and electric potential at the point B due to the same charge is 12. Then calculate the distance AB and also the magnitude of the charge Q. क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि कोई B पॉइंट है जहां पर कोई A पॉइंट है, पहले इस A पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, और इसकी वजह से B पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक, जो कि डिस्टेंस हमें नहीं पता इस पे, तो आपसे कह रहे हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 24। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि 24 है उसका फार्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस अपॉन चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, Q बाई R स्क्वायर। चार्ज कितना है? Q, और डिस्टेंस कुछ रहा होगा, उसको मैं R मान ले रहा हूं। बताओ भाई, ये वैल्यू कितने के बराबर है? 24 के बराबर। अब हमसे कह रहे हैं एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट B ड्यू टू सेम चार्ज, मतलब यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू हमें गिवन है। वो पोटेंशियल कितना है? 12। तो यानी पोटेंशियल V विच इज इक्वल टू 12, तो वो क्या चीज है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। हमसे कह रहे हैं कि भाई डिस्टेंस बता दो और चार्ज बता दो। क्या आप कर पाएंगे? कर लेंगे? दोनों को अगर मैं सिंपली डिवाइड कर दूं, जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे बोलो 2 आएगा, इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल, Q से Q कैंसिल, R से एक R कैंसिल, केवल एक R बचेगा, वो भी 1/R है। सो 2 इज इक्वल टू 1/R। तो बोलो R की वैल्यू आ गई 1/2 मीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गई। वो डिस्टेंस को चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, वहां से Q निकाल लो। कर लेंगे? अगर मैं यहां पे रख दूं तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹, तो वो इधर नीचे आ जाएगा 9 × 10⁹, और ये वाला R इधर जाएगा। जब R इधर जाएगा तो R की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, मीटर में करोगे 1/2 है, तो आंसर आ गया। समझ में आया? 6/9, 6/9 मतलब 2/3 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो ये डिस्टेंस है और ये चार्ज है। इज इट क्लियर? अगले पे चले। अगला देखिए, to what potential we must charge an insulated sphere of radius 14 centimeter so that surface charge density is equal to 1 microcoulomb per meter square। मतलब हमसे ये कह रहे हैं कि कितने पोटेंशियल तक हमें किसी स्फीयर को चार्ज करना पड़ेगा जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि होता है Q बाई A, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? किसी कंडक्टर को कितने पोटेंशियल तक चार्ज करें कि उसके सरफेस की चार्ज डेंसिटी ये हो जाए। बताओ क्या करना है? पोटेंशियल निकालना है। चार्ज डेंसिटी पता है, मतलब चार्ज पता है, कितना चार्ज है? 10 की पावर -6 इंटू A, और A कितना होगा? अगर स्फीयर है तो A कितना होगा? 4 पाई R स्क्वायर, यानी कि 14/100 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? सही है? चार्ज पता है यार, पोटेंशियल निकालना है, अब तो आसान हो गया। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। सिंपल। Q हम लोग निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हमें पता ही है 9 × 10⁹। चार्ज की वैल्यू आ गई ना 10 की पावर -6, 4 पाई R, यानी कि 0.14 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई R।
आर फिर से कितना आएगा 0.14, एक कैंसिल भी हो गया, एक कैंसिल भी हो गया, और जो बचा उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। इज इट क्लियर कि भाई कितना चार्ज करें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो जाए? तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ये है तो हमें चार्ज पता है, और अगर हमें चार्ज पता है तो हमें पोटेंशियल पता है, फॉर्मूला लगा देंगे आ जाएगा। क्लियर है? देखो इतना दिमाग आपका चलना चाहिए। मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं इसलिए कि ऐसे अप्रोच किया जाता है। न्यूमेरिकल्स में सीखने लायक चीज यही होती है कि सर ने क्वेश्चंस कैसे शुरू किए, क्या सोचकर मैंने ये लिखा, क्या सोचकर हम यहां तक आए, तुमको यही कैच करना है। बाकी क्वेश्चन में क्या है, आंसर क्या है, वो तो आजकल 1000 चीजें हैं, आपको इंटरनेट पे सब मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है, सब दिया है। डाउटनेट जैसे ऐप आजकल है, कोई भी क्वेश्चन स्कैन करो तुरंत सोल्यूशन मिल जाता है, वो भी वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। और अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तो आप देख लेंगे कि वो सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। बहुत सारे आंसर्स गलत भी हैं उसमें, तो अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या एक दो जगह कोई चीज को देख लो, 2-3 वेबसाइट पे, अपने आप पता चल जाएगा किसने सही बताया किसने गलत बताया। बात समझ में आई ना? तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन ढूंढना इज एन इजी टास्क, लेकिन न्यूमेरिकल को खुद से अटेम्प्ट करना है कि न्यूमेरिकल में हम क्या सोचें, हम क्या सोच के लिखें फार्मूला। बात समझ में आई? यही आपको सीखना है, इसीलिए मैं 8-10 क्वेश्चन अभी आपको सब लाइन से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अ चार्ज ऑफ 24 माइक्रोकूलम इज गिवन टू अ हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। अब सोचो एक मेटेलिक स्फीयर है तो कंडक्टर रहा होगा, कंडक्टर को जो भी चार्ज देंगे कहां जाएगा, सरफेस पर, और वो चार्ज की वैल्यू हमें दिया गया है 24 माइक्रोकूलम। इसका जो रेडियस है बेटा, वो रेडियस हमें गिवन है 0.2 मीटर के बराबर। हमसे कह रहे हैं पोटेंशियल बता दो सरफेस पे। आसान है, क्या होता है सरफेस पर पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिंपल Q बाई R। कर लोगे इसको? Q पता है, R पता है, सब वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। दूसरा कह रहे हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये भी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं सेंटर से 0.1 मीटर पे, मतलब ये डिस्टेंस अगर 0.1 मीटर है तो यहां पर बताओ कितना होगा पोटेंशियल, वही होगा। ये मैं बता चुका हूं कि अंदर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पर है। और बोलो अंदर हर जगह पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, सरफेस पर भी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन पूछा जरूर है, लेकिन वो सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए कि पोटेंशियल एट एनी इंटरनल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस। तो जो ये है वही ये है, कुछ इसमें और अलग हमें नहीं करना था। ये आपके सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। 27 ड्रॉप्स हैं सेम साइज की जिसको 220 वोल्ट पे चार्ज किया गया। दे कोलैप्स टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कोलैप्स कर गई और बड़ी ड्रॉप उन्होंने बना लिया। कह रहे कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल बताइए। तो भाई सोचो, अगर छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स हैं, जैसे वैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर टेबल पर पानी की 2 बूंद रखो अगल बगल तो कोलैप्स कर जाती है अपने आप। अगर थोड़ी कम डिस्टेंस पर है तो कोलैप्स कर जाती है, ठीक। तो वो उसका अपना कोएसिव फोर्स है जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करा देता है, उसका अपना सरफेस टेंशन भी वहां होता है। तो इस तरीके के फिलहाल हमारे पास 27 ड्रॉप्स थे, हमने उसको कंबाइन किया और कंबाइन करके एक इतना बड़ा ड्रॉप फॉर्म किया, ठीक। सोचो हर एक ड्रॉप का अगर चार्ज Q था और ऐसे 27 ड्रॉप्स थे, तो बेटा बड़े वाले पर कितना चार्ज होगा? सो कैपिटल Q विल बी 27 टाइम्स, सही है। अगर इसका पोटेंशियल चाहिए तो बोलो हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए थी, एक चार्ज और उसका रेडियस। पता होता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R लगा देते। रेडियस केवल निकालना बाकी है। रेडियस के लिए हम लगाएंगे मास कंजर्वेशन, कि सर इनिशियल जो सिस्टम का मास था दैट शुड बी इक्वल टू
फाइनल मास, कि भाई इनिशियल मास बराबर फाइनल मास, क्योंकि ड्रॉप्स केवल कंबाइन हुए हैं ना, मास तो चेंज हुआ नहीं है। ठीक, अब मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। और सोचो पानी तो पानी था, डेंसिटी तो चेंज हुई नहीं, तो ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, इनिशियल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। बुक्स में कई बार डायरेक्ट यहीं से लिखते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम बेटा कितना था? कितने ड्रॉप्स थे? 27। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना था? जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो बोलो कितना है? पाई कैपिटल आर क्यूब। बोलो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी? क्यूब रूट ले लो, क्या ये 3r होगा? सही है। रेडियस हमें पहले पता थी क्या? नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, 220 वोल्ट हमें पता था और इसका पूछ रहे हैं। तो इनिशियल केस में ये जो 220 वोल्ट है बेटा, वो तो एक का है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। बोलो इसमें क्या लिखा है? 27 ड्रॉप्स ऑफ द सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। 220 वोल्ट एक का है कि 27 का है? एक का है, तो मैंने एक का लिखा। सही है। फाइनल हमको निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फाइनल ड्रॉप का चार्ज कितना है? 27Q। और उसका रेडियस कितना है? अब हमें लगता है आप कर पाएंगे, इसको आप कैंसिल करेंगे, आएगा 9। सब कुछ वही है, केवल 9 टाइम्स है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R और 9, तो 9 बाहर कर लो। इसकी वैल्यू क्या है? 220। कुछ समझ में आया? तो जो बड़ी वाली ड्रॉप बनेगी उसका पोटेंशियल कितना है? ये है, तो ये कितना आ जाएगा? 1980 वोल्ट। कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। ऐसे क्वेश्चंस आपने सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में 11th में भी किए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी कि इसके जस्ट पहले वाले में, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, इसके पहले वाले चैप्टर में, चैप्टर 1 में भी आपने किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। यहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है, कैपेसिटेंस में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल अगला देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कह रहे हैं दो चार्जेस हैं 3 × 10⁻⁸ कूलम एंड -2 × 10⁻⁸ कूलम विच आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। कह रहे हैं दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर कहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। टेक द पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी टू बी 0। देखो इनफाइनाइट का पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अगर R इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा? 0। तो वही इन्होंने कहा कि इसको ऐसा ही मानो, ना भी लिखते तो भी हम वही मानते भाई। फिलहाल एक चार्ज बेटा ये है Q1 जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ कूलम, और दूसरा चार्ज ये रहा हमारा Q2, इस पर चार्ज है -2 × 10⁻⁸ कूलम। 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो 0.15 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। हमसे कह रहे हैं इनके बीच में बताओ पोटेंशियल कहां 0 है। लेट अस सपोज पोटेंशियल यहां 0 है, यहां 0 हो सकता है भाई। ये डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं तो ये कितना होगा? 0.15 - x। अब आप इसकी वजह से यहां पोटेंशियल निकालो, इसकी वजह से यहां निकालो और 0 कर दो उसका सम। करेक्ट है। अगर P पर पोटेंशियल 0 है तो मैं यहीं लिख रहा हूं, P पर पोटेंशियल अगर 0 है तो P पर पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज बोलो पहली बार ये वाला 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? x।
और दूसरे का चार्ज अगर ये निगेटिव है तो इसका पोटेंशियल बोलो निगेटिव होगा, -1/4πε0। इसका चार्ज कितना है भाई, 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस बराबर 0। करेक्ट है? बोलो ये पूरा कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁻8 भी गया, क्या बचा 3/x बराबर, भाई ये माइनस का है उधर चला जाएगा, उधर जाने के बाद ये सब कटेगा, बराबर 2 बोलो यार ये बचेगा। सही है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 0.45 - 3x = 2x, तो 0.45 = 5x, तो बोलो x कितना आएगा? क्या ये बात समझ में आई? 0.9 मीटर मतलब 90 सेंटीमीटर, पूरा कितना था 0.9 आएगा या 0.09 आएगा? अरे यार देखो भाई कितना आएगा भैया, इससे डिवाइड जब आप करोगे इट विल बी 0.09। इस चीज को ध्यान देना यार, ऐसी गलतियां ना करना, पता चला सब सही किया और आखिरी में ले जाके बर्बाद कर दिया। 0.09 मतलब 9 सेंटीमीटर। तो ये हो सकता है कि भाई ये 15 है, 9 सेंटीमीटर पे कहीं पर एक पॉइंट मिलेगा जहां पर पोटेंशियल कितना है 0। सही है? अधूरा है, अभी एक पॉइंट और है, कहाँ? बाहर। लेट अस सपोज, इतना समझ में आया ना, एक पॉइंट बाहर भी हो सकता है। मान लो यहां कहीं पर एक पॉइंट है जिस पर पोटेंशियल क्या है 0 है, और उसकी ये डिस्टेंस इस बार आप x मानेंगे। ठीक? जब आप ऐसा लिखेंगे तो बताइएगा जरा भाई, देखो दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा तभी 0 होगा, तो 1/4πε0 चार्ज पहला 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 0.15 प्लस, क्या ये बात समझ में आई? अगर पॉइंट बाहर है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, और दूसरा चार्ज बेटा ये है, उसका निगेटिव पोटेंशियल होगा जो कि 0 के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वो चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस x। क्लियर है? तो ये कैंसिल, 10⁻⁻8 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई जरा करो, 3x = ये जाएगा 2 के साथ, तो 0.3 प्लस 2x, तो ये इधर कितना आएगा x = 0.3 मीटर। मतलब इधर से 0.3 की डिस्टेंस पर, यानी 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट और मिलेगा जहां पर पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। इज इट क्लियर? तो आज का हम लोग का पहला न्यूमेरिकल ये है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर हैविंग चार्जेस ऑफ 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम एट 4 वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर। तो अगर सोचो बेटा ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के वर्टेक्स पर चारों पर एक एक चार्ज रखा है। पहले चार्ज कौन सा है 100 माइक्रोकूलम, फिर अगला -50 माइक्रोकूलम, फिर थर्ड चार्ज दैट इज 20 माइक्रोकूलम, और फोर्थ वन इज -60 माइक्रोकूलम। हम लोग से कहा जा रहा है इस स्क्वायर का जो साइड है वो √2 मीटर के बराबर है, और पोटेंशियल आपको निकालना है सेंटर पे। कैसे सॉल्व होगा भाई? सेंटर पर अगर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एक बड़ी सिंपल स्केलर क्वांटिटी होती है। किसी भी एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। चारों की वजह से बेटा यहां निकालो और सिंपली ऐड कर दो, काम खत्म।
यहाँ पर वेक्टर भी नहीं है कि हमें डायरेक्शन देखना है या कुछ दिमाग लगाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल, अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, ये वाला डिस्टेंस पता है जो कि बराबर होगा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस बोलो आपस में बराबर होंगे, है ना, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो केवल ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। ये डिस्टेंस बोलो कितनी होगी, डायगोनल का हाफ, और किसी भी स्क्वायर का डायगोनल लेंथ कितना होता है, a√2। यहां पर देखोगे तो ये √2 है, ये भी √2 है। तो बेटा जब डायगोनल का लेंथ निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर 2 + 2 यानी 4, और अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा 2, यानी कि ये डिस्टेंस कितना हुआ। कुछ बात समझ में आई, सिंपल। तो अब पोटेंशियल निकालना बहुत ही आसान है। पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन डिस्टेंस, बोलो चार्ज है 100 माइक्रोकूलम पहला, और डिस्टेंस कितना है 1। अगला चार्ज बेटा कितना है -50 माइक्रोकूलम, फिर से डिस्टेंस कितना है 1। अगला फिर से 20 माइक्रोकूलम, और अगला फिर से 60 माइक्रोकूलम। तो ये बहुत ही आसान हो गया। दिस बिकेम 9 × 10⁻⁹, और ये क्या बनेगा बेटा 100, और ये 20 120, 50 और 60 110। तो 120 - 110 क्या बचेगा 10 माइक्रो, यानी 10 × 10⁻⁻6। तो ये बन गया 9 × 10⁻, देखो ये 9 और ये बन गया 10⁻10, और ये -6 है, तो आंसर आएगा 9 × 10⁻4 वोल्ट्स के बराबर। कोई किसी को जरा भी इसमें डाउट हो तो बताइए। एकदम आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो शायद हमें सोचना पड़ता। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करता, ये भी पॉजिटिव है, ये अपने से दूर क्रिएट करता, ये वाला निगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ क्रिएट करता, और ये भी निगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ क्रिएट करता। ये वाला और ये वाला अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट हो जाता। ये वाला और ये वाला भी अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट हो जाता। जो दो बचते उनके बीच का एंगल कितना होता 90। भाई स्क्वायर के डायगोनल से 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके बीच का एंगल होता 90। तो बोलो वहां पर हम रिजल्टेंट निकालते हैं अंडर रूट के अंदर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। भाई अगर एंगल 90 है तो रिजल्टेंट कितना आता, भाई रिजल्टेंट फॉर्मूला होता है ना R² = A² + B² + 2AB cos थीटा। थीटा 90 होता, cos 90 0 हो जाता, तो बन जाता R² = A² + B²। तो A² कोई इधर आता, B² कुछ इधर आता, उनके बीच का एंगल 90 होता, उसको हम वहां पे दिमाग लगाकर फिर सॉल्व करते। लेकिन ये फिलहाल काफी इजी है, इसमें कुछ खास हमें दिमाग नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बेटा हमें गिवन है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। Determine the electric potential due to the dipole at a point distant 0.3 meter from the center of the dipole। तो कह रहे हैं कि ये एक डाइपोल है, इसका डाइपोल मूवमेंट हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ये इसका डाइपोल मूवमेंट है। इसके सेंटर से, इसके यहां कहीं सेंटर से 0.3 मीटर की डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है। इसकी अपनी फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि ये पॉइंट एक्सियल पोजीशन पर है, ऑन द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पर अगर यहां पर आपसे पोटेंशियल पूछा जाए तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है यहां एक्सिस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r²। तो बोलो P पता है, R पता है, तो बस R² कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। इक्वेटोरियल पे बोल रहे हैं सेकंड पार्ट में कि ये जो पॉइंट है वो सेंटर से 0.3 मीटर की डिस्टेंस पर अगर यहां कहीं पर हो तो क्या होगा बेटा, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है 0, तो 0 ही हो जाएगा, उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड केस में हमसे कह रहे हैं अ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। बोलो डाइपोल का एक्सिस ये है, कह रहे हैं इस बार जो पॉइंट है वो 0.3 मीटर की ही डिस्टेंस पर है, लेकिन यहां कहीं पर है और कितने एंगल पर है 60। किसी जनरल पॉइंट के लिए बोलो, मैंने पिछली क्लास में आपको पोटेंशियल निकलवाया था
और वो पोटेंशियल था 1/4πε0 P cos थीटा बाई आर स्क्वायर। बोलो P पता है, cos 60 हमें पता है 1/2 होता है, और R भी हमें पता है 0.3, उसका स्क्वायर कर देंगे 0.09 आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? ठीक, तो ये फार्मूला बेस एक क्वेश्चन है, आप सब लोग कर लीजिएगा, मैंने फार्मूला बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टू चार्जेस -q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 0, 0, -a। पहला पॉइंट चार्ज कहां पर है? 0, 0, -a पर। दूसरा वाला कहां पर है? 0, 0, +a पर। How much work is done in moving a test charge from point P, which is 7, 0, 0 to another point Q, which is -3, 0, 0। जरा इमेजिन करो, क्वेश्चन में है कुछ नहीं लेकिन 3D में गिवन है, इसलिए शायद आपको थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट सोचना पड़ेगा। सारी लोकेशंस को जरा दिमाग में बनाओ कि चार्ज है कहां पर। पहला चार्ज बेटे कहां पर है? z एक्सिस पर है, -a पर। अगर मैं मानूं ये x है, इफ आई कंसीडर दिस एज xy प्लेन, ठीक है, अगर ये xy प्लेन है लाइक दिस, तो सोचो यहां कहीं बीच में होगा ओरिजिन। ओरिजिन से -a यानी कि नीचे कहीं पर कौन सा चार्ज है? -q चार्ज है। बताओ भाई, ओरिजिन से फिर +a डिस्टेंस ऊपर कौन सा चार्ज है? यहां कहीं पर q वाला चार्ज है। ये डाइपोल बोलो ऐसे रखा हुआ है, ये xy प्लेन है, एक चार्ज यहां पर है और एक चार्ज यहां पर है, इस तरीके का डाइपोल है, मतलब डाइपोल इज वर्टिकल। अभी तक आपने जितने डाइपोल पढ़े थे वो कैसे थे? हॉरिजॉन्टल, लेकिन अभी कैसा है? वर्टिकल। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 7, 0, 0। ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। तो अगर ऐसे रखा हुआ था ये प्लेन, तो बोलो पॉइंट चार्ज हमारा जो है वो यहां पर है। बोलो भाई, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा? ये डिस्टेंस 7, और वहां से हम कहां ले जा रहे हैं? ये P पॉइंट है, इधर से हम लेकर जा रहे हैं Q पर, जो कि कहां पर है? -3 पर, तो यहां कहीं होगा। बोलो, ये डिस्टेंस है -3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप बताइए वर्क कितना होगा? कह रहे हैं एक डाइपोल था ऐसे वर्टिकल, एक चार्ज को P से Q में ले जाना चाहता हूं, पॉइंट चार्ज है, वर्क डन कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है? कभी भी वर्क निकालना होता है तो क्या निकालते हैं हम लोग? चार्ज इनटू, याद आ रहा है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप मुझे बताएं P और Q पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? जीरो। क्यों जीरो? हाँ, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। अरे ध्यान से देखो भाई, वर्टिकल था डाइपोल, ये जो प्लेन है चेक करो, क्या ये उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है? बोलो यार, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो क्या ये जो P पॉइंट है वो इस डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट है? कितना पोटेंशियल होगा? 0। ये भी कैसा पॉइंट है? इक्वेटोरियल, इस पर भी पोटेंशियल कितना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हुआ? तो वर्क भी कितना हुआ? कुछ समझ में आया? सेम क्वेश्चन अगर वो ऐसा 3D ना बनाते, वो आपसे कहते एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और आपको एक कोई चार्ज है जिसको यहां से यहां ले जाना है, तो शायद आप इजीली बोल पाते कि सर 0 होगा, क्योंकि आपने डाइपोल ऐसे ही पढ़ा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक, ये पॉइंट इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल, यहां भी पोटेंशियल 0, यहां भी पोटेंशियल 0, तो इधर से इधर ले जाने में पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो वर्क डन भी 0। कभी भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर अगर कोई चार्ज मूव करता है बेटा, तो वर्क डन कितना होता है? 0। एंड दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ दैट डाइपोल।
ये उस डाइपोल का इक्वेटोरियल प्लेन है, तो वर्क डन कितना होगा? क्लियर है? कोई डाउट इतने में हो बताओ भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं बच्चे सोच क्यों नहीं पाते इस चीज को, है तो कुछ नहीं इसमें। क्लियर? तो कभी भी ऐसा कोई 3D जैसा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा तो ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ, या आंख बंद करके सोचो जरा पहले चार्ज कहाँ है क्या है। सीबीएसई में देखो आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कुछ नहीं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। अगला देखिए एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे हैं कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एंड ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स when located between plates of the capacitor which are 5 mm apart, और G की वैल्यू गिवन है, मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप गिवन है। कह रहे हैं कैपेसिटर, इस तरह क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, कैपेसिटर प्लेट्स है, तो इधर बोलो पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। हमसे कहा जा रहा है कि हमें कोई एक ऑयल ड्रॉप है उसको बैलेंस करना है, तो ये ऑयल ड्रॉप है और इस ऑयल ड्रॉप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो इस पर चार्ज पॉजिटिव रहा होगा नेगेटिव? अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार्ज कौन सा रहा होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? चार्ज मस्ट बी नेगेटिव अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो। ठीक, तो बेटा कितना चार्ज है इसके अंदर? कितना चार्ज है? Q बराबर NE। भाई n की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 10, और एक इलेक्ट्रॉन का बोलो चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो टोटल चार्ज उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर बोलो इतना है, इतना चार्ज है, और हमें इस ऑयल ड्रॉप को यहां पर बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब नेट फोर्स 0 करना है, और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 mm। अब आप बताइए कैसे बैलेंस हो सकता है ये? यस भाई, इसका वेट किधर लगेगा? डाउनवर्ड। और अगर इसको बैलेंस करना है तो बोलो इसके ऊपर फोर्स किधर लगना चाहिए? और वो फोर्स एक ही होगा, QE। अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो बोलो फोर्स किधर लगता है? फील्ड के। और भी फील्ड किधर है? नीचे। लेकिन फोर्स किधर है? और होना भी चाहिए क्योंकि हमें बैलेंस करना था। इसका मतलब we can simply say QE should be equal to mg। Q की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, that is 1.6 into 10 की पावर -18। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पता है, चलो कोई बात नहीं, रहने देते हैं। मास हमको गिवन है ऑयल ड्रॉप का, that is 3 into 10 की पावर -16 into G की वैल्यू भी रफली 10 ले रहे हैं, और वैसे 10 गिवन भी है। क्लियर? आपको वोल्टेज निकालना है, बोलो क्या करें? अभी यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसी में अगर एक सब्स्टिट्यूशन कर दें या एक फॉर्मूला यूज कर दें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ये होता है E बराबर -dV/dr। या आप सिंपली कह सकते हो सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में गिवन है 5 mm, तो इस E को मैं V/L या V/R लिख सकता हूं। तो मैं इस E की जगह पर वोल्टेज लिख रहा हूं क्योंकि वोल्टेज निकालने को बोला गया, और R की वैल्यू कितनी है? 5 mm। तो 5 mm का मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर, और 100 से और डिवाइड करेंगे तो मीटर। तो 5000 मतलब 5 में 1000 का हम डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा मीटर्स में। फिलहाल यहां से वोल्टेज आ जाएगा, कितने लोग कर लेंगे इसको? हो जाएगा। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे यू विल गेट इट्स वैल्यू एज दिस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस होता है, ये चीज मैंने आपको बताया। वोल्टेज हमें निकालना है और डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था 5 डिवाइडेड बाई 1000, तो वही लिखा है 5 इंटू 10 की पावर -3। Q बराबर NE होता है, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं। QE बराबर mg करना था, ये मैं समझा चुका हूं। यही वोल्टेज निकालना था सॉल्व करके। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट योर आंसर एज 9.47 वोल्ट्स। कैलकुलेट कर लेंगे, जो मैंने पीछे समझाया था एज इट इज वही काम आपको करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 10 टू द पावर -8 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी कि कोई इनफाइनाइट डायमेंशन की शीट है
शीट की वजह से आसपास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी शीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन पूरे कंडक्टर की वजह से पूछें तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 गुने का अंतर होता है शीट में और कंडक्टर में। तो फिलहाल शीट की वजह से अगर पूछा जाएगा या जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, तो हम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, जिसमें सिग्मा हमको पता है। क्लियर? कह रहे हैं इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस whose potential difference is 5 वोल्ट। कह रहे हैं कि अगर एक शीट है इनफाइनाइट डायमेंशन की जिसकी चार्ज डेंसिटी इतनी है, ठीक है, कह रहे हैं कि इसके आसपास कहीं ना कहीं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस रही होंगी। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 5 वोल्ट का। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का वोल्टेज नहीं है, ये दोनों सरफेसेस के बीच का डिफरेंस है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो कितना है? 5 वोल्ट। तो हमसे कह रहे हैं कि हाउ फार अपार्ट आर दीज टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। सोचो कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है भाई? हमको तो सिर्फ सिग्मा गिवन है, 10 की पावर -8 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और हमसे पूछ रहे हैं कि भाई डिस्टेंस कितना होगा? r, ठीक, और हमको गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 5 वोल्ट। बताओ कैसे हो सकता है? करेक्ट है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R, या E बराबर माइनस dV बाई dr। इसको हम लोग यूज करेंगे और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। विदाउट यूजिंग दिस फार्मूला दिस क्वेश्चन विल बिकम वेरी वेरी टफ। बिना इस फार्मूले के काफी कठिन हो जाएगा, क्योंकि पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट्स पर निकालेंगे, उसकी वजह से पोटेंशियल 2 पॉइंट्स पर निकालेंगे, दोनों पोटेंशियल्स को घटाकर 5 के बराबर करेंगे। उतना करने में आपकी हालत हो जाएगी खराब और क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसलिए हमें यहां पर लिखना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बोलो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना है? 5 वोल्ट, और डेल्टा आर हमसे पूछ रहे हैं। हो गया सॉल्व, कर पाएंगे भाई? सिग्मा हमको पता है, ये गिवन है। एप्सिलॉन नॉट की बेटा वैल्यू कितनी होती है? So 2 times 8.85 into 10 to the power -12 is equal to -5 by delta r। यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे, you will get the value of delta r। तो इसको जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारा सॉल्व होकर के कितना आएगा? That will be 8.85 mm। हालांकि जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर mm में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग तो सब कुछ SI सिस्टम में लेते हैं ना, तो हमारा आंसर मीटर में आएगा। अब आपका मन है मीटर में आंसर दो, आपका मन है mm में दो, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। फिलहाल कॉन्सेप्ट वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R होता है। माइनस को कई जगह पर नेग्लेक्ट भी कर दिया जाता है, क्योंकि वो माइनस यही शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करती है। फिलहाल यहाँ न्यूमेरिकल में माइनस हम हटा भी देंगे तो काम चलेगा, और ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप जैसे ही यहाँ पर माइनस भी ले लोगे तो भी देखो डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस निगेटिव भी आ जाएगा तो भी पॉजिटिव ही होगा। बोलो यार, तो डिस्टेंस के निगेटिव होने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए आप निगेटिव भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको रखोगे वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट देख लो 8.85 इंटू 10 की पावर -12, सब सॉल्व करोगे 8.85 mm के बराबर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट इसका समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं 3 पॉइंट्स हैं A, B एंड C लाई इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू 5000 न्यूटन पर कूलम है। 3 पॉइंट्स हैं,
उनके बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है 5 3 गिवन है। कह रहे हैं फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और सी इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताइए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कैसे आएगा अगर ए और सी के बीच का चाहिए तो? हाँ, दोनों का निकालना पड़ेगा। अच्छा, कैसे निकालोगे बेटा? ए का पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं? कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास ऐसा है क्या जिसमें हम ए का डायरेक्ट निकाल पाए? नहीं निकाल सकते। ए का डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि डेटा सफिशिएंट नहीं है हमारे पास। हमको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, और क्या पता है? हमको क्वेश्चन में सिर्फ क्या पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5000 न्यूटन पर कूलम, लेकिन केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से हम ए पॉइंट का पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, हमको निकालना था, ध्यान से देखो, हमको निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो वी हैव टू कैलकुलेट वी ए माइनस वी सी। अगर आप ध्यान से चीजों को समझ रहे हैं तो इसको मैं वी ए माइनस वी बी भी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा याद करो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था उसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? कैसा होता है? ऐसे ऐसे होता है। चेक करो अपनी कॉपी में अगर आप लोगों ने लिखा हो तो। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, पिछली क्लास में मैंने 4 आप लोग को इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पढ़ाए थे, है ना? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्थ केस था, जरा जा करके पलट के देखिएगा, वहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसा बनवाया था, प्लेनर। ठीक, तो ये जो बी और सी है, ये दोनों ही पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर है। अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर है तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। सो वी बी इज इक्वल टू वी सी। वी बी इज इक्वल टू वी सी। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे लाई एट इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये दोनों जो हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर लाई करेंगे। इनफैक्ट कॉन्सेप्ट यहां पर ये कहता है कि भाई, मैंने आपको बताया था ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पर जाती है। मतलब इधर हाई रहा होगा, इधर लो रहा होगा। लेकिन अगर आप वर्टिकली मूव कर रहे हो तो जो पोटेंशियल यहां का है, बोलो वही यहां का है, वही यहां का है, और वही यहां का है। क्यों? क्योंकि दे ऑल आर एट सेम परपेंडिकुलर लाइन, या आप कह लो कि ये सभी सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बी और सी का भी सेम है। सही है। अब हमसे समझ लो, दो ऐसे पॉइंट्स की बात की जा रही है जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये 5 है, ये 3 है, तो ये डिस्टेंस कितना है? ये तो पता है ना पाइथागोरस, वो 5 है, वो 3 है, तो 4 ही होगा। अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस dV बाई dr, तो dV कितना होगा भाई? E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, तो बेटा dV कितना होगा? माइनस E इंटू dr, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 5000। सही है। और डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में कन्वर्ट होगा। ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 200 वोल्ट। एक बार अब हम चीजों को और क्रॉस चेक करेंगे कि निगेटिव होगा या नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हमने फार्मूले माइनस ले लिया, कहीं कुछ गलती कर दिया? तो जरा सोचो, अगर इधर से इधर की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो बोलो ये हाई पोटेंशियल रहा होगा और ये लो, और हाई में से लो घटा रहे हैं, तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए? बड़े में से छोटा घटाएंगे तो वैल्यू कैसी आएगी? बड़ी, यानी कि पॉजिटिव।
तो ये कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी पॉजिटिव, तो यहां पर ये पॉजिटिव आना चाहिए। या फिर अगर आपने लिखा है कि नहीं सर हम VB माइनस VA निकाल लें तो चलेगा भाई, तब आप लिख दो -200 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर आपसे बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस A और C का बताओ, तो कोई बच्चा ऐसे लिखेगा VA माइनस VC, और कोई कहेगा नहीं हमसे VC माइनस VA पूछा जा रहा है। बोलो यार, डिफरेंस तो A माइनस B भी हो सकता है, B माइनस A भी हो सकता है, तो हम दोनों निकाल सकते हैं ना। तो अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। यहां पर देखो, जब हम लोगों ने सॉल्व किया होगा तो हम लोगों ने A और C के बीच का निकाला है। यहां भी एक्सप्लेन किया है कि C और B का पोटेंशियल क्या है, बराबर है, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर है, और सॉल्व करके वैल्यू निकाली -200 वोल्ट। और अगर इन्होंने माइनस निकाला है तो इन्होंने कौन सा वैल्यू निकाला है, VB माइनस VA, या आप कह लो इन्होंने VC माइनस VA निकाला है। बताओ भाई, क्योंकि VB और VC आपस में इक्वल है। कोई डाउट इतने में? आगे बढ़े, अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 21। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस, नीट और आपके बोर्ड एग्जाम किसी में भी पूछा जा सकता है। अगेन हमको इस बार पोटेंशियल गिवन है। कह रहे हैं द पोटेंशियल इन अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट -1, 2, 3 इज गिवन बाय दिस। कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। कह रहे हैं कि किसी रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू ये है, आप हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के जो तीनों कंपोनेंट्स होंगे उसकी वैल्यू बता दीजिए। कहने का मतलब पोटेंशियल हमारा x, y और z, बोलो तीनों कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल जहां पर है वो एक 3 डायमेंशनल प्लेस है, 3 डायमेंशनल रीजन है, उसमें x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलो तीनों डायरेक्शंस में होगी, x में भी, y में भी और z में भी। अब यहीं पर मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं। डिफरेंशिएशन अभी तक आपने केवल एक टाइप का पढ़ा था, ठीक है, जितना हमें रिक्वायर्ड था मैंने आपको सिर्फ उतना उस समय बताया था। डिफरेंशिएशन भी आपका 2 टाइप का होता है। पहला होता है टोटल डिफरेंशिएशन, जिसको आप डिफरेंशिएशन समझते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है वो टोटल डिफरेंशिएशन ही है। और दूसरा टाइप डिफरेंशिएशन का होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। सेकेंड टाइप कौन सा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग को गिवन हो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, मतलब z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, z x और y दोनों पर डिपेंड कर रहा है, मतलब x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा dz बाई dx बताओ, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x बताओ, तो बोलो यहां पर अगर दोनों वेरिएबल हैं और प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालो, y का डिफरेंशिएशन करो dy बाई dx, प्लस इस बार y को बाहर करो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, कितना होता है, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, पता है ना सबको। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन हमने किया, ये टोटल डेरिवेटिव है, ये टोटल डिफरेंशिएशन है जिसको आप डिफरेंशिएशन समझते हो, सही है। अब आते हैं पार्शियल पर। पार्शियल को लिखते हैं डेवर z बाई डेवर x। क्या पढ़ते हैं, डेवर z बाई डेवर x या डेल z बाई डेल x, इस तरीके से प्रोनाउंशिएट किया जाता है। और डेवर या डेल, इसका मतलब यह है कि मैं z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, लेकिन x के अलावा जो है वो कांस्टेंट है। अभी तक x और y दोनों कैसे थे, वेरिएबल थे, लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूं तो y कैसा है, कांस्टेंट है। अंतर समझ में आया? जब हम टोटल डेरिवेटिव करते हैं तो x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, लेकिन जब हम डेवर z बाई डेवर x निकालते हैं तो केवल z और x वेरिएबल है, इसके अलावा जो है
वो कांस्टेंट है। तो अगर y कांस्टेंट होगा बेटा तो y मैं बाहर निकालूंगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम कर देंगे 2x, तो हमारा आंसर केवल यही आ जाएगा। यहां हमको बाई पार्ट्स लगाने की जरूरत, मतलब प्रोडक्ट रूल हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ y कैसा था, कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा ये है कि पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग को गिवन थी 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर माइनस, क्या होता है? E बराबर माइनस dv बाई डी आर, पढ़ा है। लेकिन अगर 3D है तो हम अब x डायरेक्शन में निकालेंगे। x का मतलब हो गया E बराबर माइनस डेवर v बाई डेवर x। भाई x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। अगर x के रिस्पेक्ट में मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा तो बोलो y और z कैसा है? कांस्टेंट है। y और z अगर कांस्टेंट होगा तो बोलो वैल्यू क्या आएगी? माइनस, इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या आएगा? 10 बाहर और 2x, तो माइनस। क्लियर है? ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बोलो 0 होता है, तो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर y डायरेक्शन में चाहिए तो अगेन माइनस डेवर v बाई डेवर y, बोलो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 10y। इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में अगर चाहिए तो माइनस का डेवर v बाई डेवर z, ये वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ऑफ माइनस 6z, तो ये क्या आएगा? प्लस का 6z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो हमें पता चल गई है। x डायरेक्शन में कितनी है? माइनस 20x। y में कितनी है? z में कितनी है? क्लियर? लेकिन हमसे क्या बोला गया? कैलकुलेट 3 कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस वाले पॉइंट पर बताओ, पॉइंट क्या है? -1, 2, 3। तो सिंपल है, मैं x की जगह क्या रखूंगा? -1। तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना आ गया? 20 यूनिट वोल्ट पर मीटर। भाई dv बाई डी आर है ना, तो वोल्ट पर यूनिट जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये वोल्ट गिवन है, ये मीटर गिवन है, तो यूनिट लिखना मस्ट हो गया। y बोलो क्या आएगा? y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? -20 वोल्ट पर मीटर। और z डायरेक्शन में कितना आएगा? माइनस नहीं, 18 वोल्ट पर। सही है। अगर मैं कहूं नहीं हमें वेक्टर फॉर्म में बताओ तो बताओ भाई। अगर हम कहें कि नहीं भाई हमको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, हम ऐसे नहीं सही करेंगे, तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में यूजिंग i, j एंड, तो ये आएगा बेटा -20x i कैप माइनस 10y j कैप प्लस 6z। ठीक है? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कह रहे हैं कि नहीं हमको एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो हम यहां रखेंगे और फिर आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स बताएंगे। मतलब 20 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 18 के कैप। तो अब हम इस तरीके से लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्की बात है? तो ये इसका फुल सॉल्यूशन है, मैंने सॉल्यूशन भी जोड़ दिया है। फिलहाल ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, डेवर v बाई डेवर x करोगे आप, डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू कितनी आई थी? -20x। उसमें भी पॉइंट रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 20 वोल्ट पर मीटर। ऐसे इसको निकालोगे बेटा तो ये आएगा -20, इसको निकालोगे आएगा 18। ये सब आप निकाल चुके हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको लिखना होगा जब भी कभी आएगा। अब अगला क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला पार्ट देखिए क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमसे ये कहा जा रहा है
डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम consisting of two charges, that is 7 microcoulomb and -2 microcoulomb with no external field, मतलब कोई बाहरी फील्ड नहीं है, ठीक, placed at -9 सेंटीमीटर, 0,0 एंड +9 सेंटीमीटर, 0,0 रिस्पेक्टिवली। दो चार्जेस हैं, बोलो, एक -9 पर रखा है और एक +9 पर रखा है, बीच में ओरिजिन रहा होगा, सही है। हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ। बोलो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? अगर दो चार्ज हैं और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, सही है। Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, कितना है यार? 18। कितना है यार भाई? -9 +9 तो डिस्टेंस कितना हुआ? 18, वो भी सेंटीमीटर में है, तो हम 100 से डिवाइड कर लेंगे, बोलो आ जाएगा, कर लेंगे। तो देखिए इस चीज को हम लोगों ने यहां पे सॉल्व किया। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। 1/4πε0 पता है, Q1 पता है, Q2 पता है और R पता है, देखो 18, ठीक। सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? -0.7 जूल के बराबर। कर लेंगे, कैलकुलेट ही करना है केवल। सेकेंड पार्ट पे आओ। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। ये जो दो चार्जेस हैं, एक प्लस है एक माइनस है, बोलो अट्रैक्ट कर रहा होगा। इन दोनों चार्जेस को अगर मैं इनफाइनाइट अपार्ट करना चाहता हूं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? बेटा पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव आना क्या शो करता है? अगर किसी सिस्टम की आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो और निगेटिव आ जाए तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब अट्रैक्टिव एनर्जी है। सेम कॉन्सेप्ट को आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में यूज किया है, जहां पर बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी अभी आप 12th में फिर से आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस वाले चैप्टर में। केमिस्ट्री में थोड़ा मोड़ा आपने हो सकता है पढ़ा हो। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, इसके बारे में जरा समझो। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाइंड रहते होंगे, उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स रहता होगा, इसीलिए तो वो स्टेबल है। और उस फोर्स का नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स। जब आपको अभी आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल अगर मुझसे ये कहा जाए कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बताओ, तो इसका मतलब सर वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इनफाइनाइटली अपार्ट करने के लिए। So the energy required to separate protons and neutrons of the nucleus infinitely apart so that they may never interact back to form nucleus. न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को तोड़कर इतना दूर कर देंगे कि वो दोबारा कभी वापस जुड़कर न्यूक्लियस फॉर्म ना कर पाए। तो ऐसे में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। यहां पर वही बाइंडिंग एनर्जी पूछी जा रही है, लेकिन शब्द दूसरे हैं। आपसे कहा गया हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट दीज टू चार्जेस इनफाइनाइटली अपार्ट। जैसे मान लो अगर ये दोनों दोस्त हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन की एनर्जी रही होगी, इसीलिए दोस्त हैं। और अगर इनके बीच का कोई बॉन्ड है जिसने इनके बीच में दोस्ती क्रिएट की है और वो एनर्जी अगर 200 जूल की है, तो वो एनर्जी सर्टेनली निगेटिव आएगी, क्योंकि इनके बीच की वो अट्रैक्शन की एनर्जी है। और अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों को इनफाइनाइटली डिस्टेंस दूर कर दूं, मतलब दोनों को एकदम दुश्मन बना दें कि एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद ना करें, तो बोलो वही उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, लेकिन पॉजिटिव में। -200 अगर इनकी अपनी अट्रैक्शन की एनर्जी है तो +200 हमें देना पड़ेगा इनको दूर करने के लिए। बोलो यार। तो अगर आपसे कहा जाए कि बेटा कितना वर्क हमें करना पड़ेगा इनको दूर करने के लिए, तो आप कहोगे सर जितनी एनर्जी इनके बीच में अट्रैक्शन वाली थी, और अट्रैक्शन वाली एनर्जी कितनी थी? -0.7 जूल। तो हमें वर्क कितना करना है? कुछ समझ में आया? इतना वर्क हमें करना पड़ेगा अगर मैं इनको इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट करना चाहता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आया?
क्लियर है? ठीक। थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले दो पार्ट आसान भी थे, कोई खास टफ नहीं था, सेकंड में हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो जाए, ये भी अच्छा था, बट थर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट एंड सेकंड। यही इस क्वेश्चन की जान है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया थर्ड पार्ट में, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले पार्ट में जो उन्होंने कहा था ना कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आप आराम से करो, तो आपने सॉल्व किया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। अब क्या है कि दोनों चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और उसमें भी दिमाग लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वेरिएबल है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू A बाई R स्क्वायर। A बाई R स्क्वायर। R चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। बोलो यार, ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और हमसे कह रहे हैं ए की वैल्यू ये है, मतलब जहां रिक्वायर्ड हो वहां यूज कर लेना, 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी? मतलब अब ये जो दो चार्जेस हैं जो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, अब वहां पर कितनी एनर्जी सिस्टम की है? तो ये है वही पहला पार्ट, लेकिन पहले पार्ट में कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं था, लेकिन अभी एक्सटर्नल फील्ड है। अब बताओ कैसे होगा? देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो बोलो उसके ऊपर अपने आप फोर्स लग जाता है। अगर अपने आप फोर्स लगता है QE तो वो मूव करने लगेगा। अगर वो मूव कर जाएगा तो बोलो उसने वर्क किया है। अगर उसने वर्क किया है मतलब उसके पास एनर्जी है। बिना एनर्जी के कोई वर्क कर सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके पास एनर्जी आ गई। बोलो यार, अगर आप वहां से यहां तक आए हैं, इस माहौल में यहां सामने बैठे हैं, तो यहां इस जगह का अपना ऑरा है, जो ऑरा आपको पढ़ने लायक, सीखने लायक बनाता है। शायद यही चीज आपको मैं घर पे आपके आके पढ़ा दूं तो शायद नहीं आएगा, उतना अच्छे से हो सकता है ना आए, लेकिन यहाँ का एक माहौल है कि जब आप बैठते हो 10, 20, 50 लोग एक साथ, और वहां पर आप सोचते हो कि भाई सब पढ़ रहे हैं, और एक एनर्जी वैसी यहाँ क्रिएट हो जाती है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है कि सबका दिमाग पढ़ने पर आ जाता है। बात समझ में आई? तो ये इस जगह की, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है जो आप लोगों को मिल रही है। ठीक। अब वही काम यहां पर होने वाला है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो बोलो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा कुछ ना कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। बताओ भाई, A/R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा अगर एनर्जी निकालनी है ना, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है QV। भाई V बराबर W/Q होता है, तो W बराबर QV होता है, यानी कि वर्क डन। भाई उसने पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि एक 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम के चार्ज को मैं A से B ले जा रहा हूं, जहां पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो 5 वोल्ट का। 10 कूलम का चार्ज है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। बताओ वर्क कितना हुआ है? 50। और अगर उसने 50 जूल का वर्क किया है तो बोलो 50 जूल एनर्जी रही होगी। बिना एनर्जी के वर्क नहीं हो सकता। सही है ना? वही कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और अगर पोटेंशियल है और उसमें मैं चार्ज का मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पर अपने आप क्या आ जाएगी? एनर्जी। क्लियर है? यही मैं पहले पोटेंशियल निकालने चल रहा हूं। तो भैया अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम भी कहेंगे -dV/dr दैट इज इक्वल टू A/R स्क्वायर। तो बेटा dV की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -AR की पावर चेक करो, -2dr, ऐसा बन जाएगा। अगर इसको मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो dV का इंटीग्रेशन V बराबर -A टाइम्स R की पावर -2 है, इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा? R की पावर -1 अपॉन माइनस से माइनस, तो V की वैल्यू बेटा कितनी आई? AR की पावर -1 मतलब A/R। क्लियर है? अब यहां पर एनर्जी के बारे में सोचो। ये तो अभी सिर्फ क्या आया है? पोटेंशियल। अब एनर्जी के बारे में सोचो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया।
क्वेश्चन में कहा गया कि अब इस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी क्या होगी। तो भाई पहली एनर्जी तो यहां पर बोलो होगी Q1 V1। भाई पहला वाला जो चार्ज था 7 माइक्रोकूलम का जो कि -9 पे रखा था, वो इस जगह पर है कि नहीं है, तो उसकी एनर्जी अपनी हो गई। दूसरा वाला चार्ज जो कि -2 माइक्रोकूलम का था जो कि +9 पे रखा है, उसकी भी एनर्जी हो गई। बोलो यार, प्लस का Q2 V2 सही है। और ये वाली बोलो पहले से थी, बोलो यार, ये एनर्जी तो पहले से थी ना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, वो तो पहले ही थी, उसको मैं निकाल चुका हूं। आपका मन है आप पूरा फिर से लिखो कि 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R और सिंप्लीफाई करो, आएगा वही। निकाल चुके हैं इसलिए हमने डायरेक्ट यूज कर दिया। क्लियर है। अब Q1 कितना है, 7 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। V1 कितना है, A/R1। A कितना है, 9 × 10⁻, तो देखिएगा 9 × 10⁵ बाई R कितना है, 9। भाई डिस्टेंस कितना है, ये जो A/R है, ये R डिस्टेंस कहां से है, ओरिजिन से। यार कहां से है, ओरिजिन से है ना डिस्टेंस, तो वो हम डिस्टेंस लेंगे ओरिजिन से। ठीक, फिर जब हम अगले की बात करेंगे तो Q2 कितना है हमारा, -2 माइक्रोकूलम, सो दैट विल बी -2 × 10⁻⁻⁶। उसके बाद V2 कितना है, A/R2। A कितना है, 9 × 10⁵ अपॉन R2 कितना है, 9। हालांकि इसमें भी बाई 100 हमें करना चाहिए, सेंटीमीटर में है भाई, तो बाई 100 और -0.7। कितने लोग को ये समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चार्ज, देखो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो चार्जेस हैं r डिस्टेंस पर हैं, तो बेटा उनके बीच में अपने आप एनर्जी आ गई 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। ये एनर्जी क्यों आई, क्योंकि ये वाला चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और ये वाला इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया, अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके पास एनर्जी है, और उस एनर्जी का फार्मूला क्या है, QV। फार्मूला क्या है, QV। फोर्स अगर पूछते तो फार्मूला क्या था, QE। एनर्जी पूछे तो QV। क्लियर। अगर आप Q चार्ज हैं और आप यहां पर बैठे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स अपने आप लगेगा QE। ठीक, और यहां का पोटेंशियल अगर मैं बोलूं कि V है इस पॉइंट का, तो इनके ऊपर इनके पास एनर्जी कितनी है, Q × V। आपके पास एनर्जी कितनी है, Q × समथिंग डिफरेंट V। बोलो यार, क्योंकि इस क्लास के हर एक पॉइंट पर एनर्जी अलग अलग है। यहां पर आवाज तेज पहुंच रही है, वहां कंपैरेटिवली स्लो पहुंच रही होगी, कम पहुंच रही होगी। जैसे जैसे जो एकदम पीछे बैठता चला जाएगा उसके पास एकदम कम आवाज पहुंचेगी, विजिबिलिटी भी एकदम कम होगी। तो हर जगह की एनर्जी अलग अलग है यहां पर। बोलो यार, वरना इसी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों में से ही बच्चे जेईई में सेलेक्ट हो जाते हैं, बच्चे टॉप कर जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और कुछ बच्चे कहो 80% ला पाए, 75% ला पाए, 85% ला पाए। लेकिन हर बच्चा IIT नहीं सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पढ़ने वाला, या हर बच्चा बोर्ड्स में टॉप नहीं कर जाएगा। क्यों, क्योंकि सबका पहले तो अपना मेंटल लेवल अलग है, और सब लोग जहां बैठ रहे हो उस जगह का ऑरा अलग है, आपके आसपास की यारी दोस्ती अलग अलग है। कोई अच्छे के साथ बैठा है तो वो अपना दिमाग अच्छे की तरफ लगा रहा है, भले वो कमजोर रहा हो। हालांकि यहाँ सभी ठीक ठाक हैं, लेकिन अगर कुछ लखेरे होते और उनके साथ आप बैठे होते तो आप सर्टेनली ये है कि कोई अच्छा होता तो वो भी बर्बाद हो जाता। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि सभी ठीक ठाक हैं। तो फिलहाल वही कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे लगाया गया है कि पहली ये वाली जो एनर्जी थी, ये वाली वो यहाँ भी है, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में था, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की वजह से उनके पास ये Q1 V1 और ये Q2 V2 एनर्जी है। अब बात आई सर V1 कितना है, तो V को हम लोगों ने यहां निकाला A/R। तो R क्या है, R होता है ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक, तो वो ओरिजिन से डिस्टेंस 9 था।
कोई कहेगा -9 है, लेकिन जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो माइनस लिखो प्लस लिखो एक ही बात है। क्लियर? तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पर। तो ये देखो यहां पर भी वही चीज को पूरा सिंप्लीफाई करके रखा गया है। सेकंड वाला तो आप समझ ही गए थे, वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड वाले में देखो कौन कौन सी एनर्जीज हैं। एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द टू चार्जेस विद द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली एनर्जी किस चीज की है? चार्जेस का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो इंटरैक्शन है, ये उसकी इंटरैक्शन एनर्जी है। दूसरी एनर्जी कौन सी है? उनके बीच की म्यूचुअल एनर्जी, जो 1/4πε0 Q1 Q2/r के बराबर थी। ठीक, तो देखो Q1 V1 Q2 V2 और ये वाली एनर्जी, इसको हम लोग सॉल्व कर ही चुके थे, तो बाद में हम एज इट इज इसको -0.7 ले लेंगे। बाकी ये सब आपने सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू कितनी आई? 49.3 जूल्स के बराबर। जब आप लोग बच्चे मतलब इसको जब सॉल्व करते हैं तो वो थर्ड पार्ट में यही आंसर निकालते हैं फिर से। उनको ये नहीं समझ में आता कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इसका काम क्या है। इसका काम है उन चार्जेस को एनर्जेटिक करना। बोलो यार, अगर मान लो आप सब चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल सोचो यहां पे दो चार्जेस हैं, ये दोनों, अगर ये दोनों को मैं कहीं भी बैठा दूं तो बोलो इनकी आपस की जो अट्रैक्शन की एनर्जी है वो तो रहेगी रहेगी, या रिपल्शन की एनर्जी है तो वो तो रहेगी ही रहेगी। अगर दोनों सेम चार्जेस हैं तो रिपल करेंगे, अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इनकी अपनी एनर्जी तो मैं इनको कहीं भी बैठा दूं, बोलो रहेगा। ठीक, लेकिन अगर ये इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बैठी हैं तो इनकी अपनी पोजीशन की वजह से इनकी एनर्जी, इनकी अपनी पोजीशन की वजह से इनकी एनर्जी, और जो आपस वाली एनर्जी थी, बोलो यार। तो वो तीनों टाइप की एनर्जीज का जब सम किया तब जाके हमारा आंसर आया। अब आई थिंक आपको कुछ समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है तीन चार्जेस हैं, -q, +q और -q, which are placed at equal distances on a straight line. If potential energy of the system of the three charges is 0, then find capital Q by small q. हमको तीन चार्जेस बेटा गिवन है, तीन चार्जेस हमको गिवन है। पहला चार्ज है ये वाला -q, दूसरा चार्ज यहां कहीं पर है +q, और तीसरा फिर से है -q। और कह रहे हैं कि दे आर एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो लेट अस सपोज ये डिस्टेंस भी r है और ये वाला डिस्टेंस भी r है। कह रहे हैं सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो बताओ। आप मुझे पहले इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताइए जरा। अगर तीन चार्जेस हैं तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है? अगर जैसे ये तीन चार्जेस हैं इस सिस्टम की, मैं आपसे कहूं एनर्जी बताओ, तो पहले इन दोनों की आपस की एनर्जी, भाई इन दोनों में हो सकता है दोस्ती, हो सकता है दुश्मनी हो, इन दोनों की आपस की एनर्जी और इनकी आपस की एनर्जी, बोलो यार। ठीक, तो पहले इन दोनों की एनर्जी कितनी आएगी भाई? R। इनकी और इनकी एनर्जी और इन दोनों की एनर्जी, बोलो यार। सही है, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो ये क्या बन जाएगा? -2 कैपिटल Q स्मॉल q बाई r प्लस q स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल टू 0। r कॉमन लेके कैंसिल, एक q से एक q कैंसिल, क्या बचेगा? 2 कैपिटल Q ये इधर गया प्लस Q बाई 2 बराबर, ये माइनस का था। अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो अब ये सिंपली बन जाएगा ना 2Q इज इक्वल टू Q बाई 2। तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q इज इक्वल टू 1/4। कोई डाउट? समझ में आया? कोई डाउट हो भाई पूछ लो अभी। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख लो, लेकिन गलती मत करना। क्यों? यहां पर गलती बहुत होती है।
पता चला आना था 1/4, तुमने लिखा 4/1, 4:1, काम खत्म। तो इसमें आप 2 स्टेप और लिख लो, आराम से डिवाइड डिवाइड कर लो खूब, लेकिन गलत ना करना। ये आखिरी स्टेप पे बहुत गलतियां होती, यहां तक सही किया और पता चला यहां लिखा Q/Q बराबर 4:1। तो इसको आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और फिर आराम से लिखना, गलत मत लिखना, बस कर लेंगे इसको, ठीक। अब इसी चीज पर बेस्ड बढ़िया क्वेश्चन है थोड़ा, मतलब वो तो था फार्मूला, ये है कंसेप्ट। क्या? 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 0.2 माइक्रोकूलम और 0.01 माइक्रोकूलम, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं। कैलकुलेट वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। मतलब 2 चार्जेस थे, एक चार्ज था हमारा 0.2 माइक्रोकूलम और एक चार्ज ये था 0.01 माइक्रोकूलम। इनके बीच का बेटा डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि अगर इनके बीच के डिस्टेंस को हम 5 सेंटीमीटर करना चाहें तो हम दोनों को ऐसा करेंगे, ये 0.2 बनेगा और ये वाला 0.01 बनेगा और इनके बीच का डिस्टेंस। तो कह रहे हैं यहां से यहां करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और अगर हम चाहते हैं कि नहीं डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाए, हम डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, फिलहाल कम करना है, अगर हम कम करना चाहते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब क्या कॉन्सेप्ट होगा यहां पर? हाँ देखो, ऐसे में कॉन्सेप्ट पहले पकड़ो, क्या करना वो तो बात की बात है। कॉन्सेप्ट क्या है? आप जैसे क्लास में आए, आपके पास एनर्जी कुछ रही होगी ना, चल के आए हो, कुछ तो एनर्जी रही होगी। आप आए क्लास में बैठे, आपके पास मान लो 100 जूल की एनर्जी थी और किसी कारणवश हमने आपको 2-4 तमाचे लगा दिए। 100 जूल पहले ही थे, 50 जूल हमने और दे दिया, अब एनर्जी कितनी हो गई? और अगर मान लो 100 जूल थी और पढ़ा पढ़ा के हम आपको अधमरा कर दें और जब आप बाहर निकले तो आपके पास केवल 20 जूल हो, तो कितना वर्क हुआ आपके ऊपर? 100 जूल आपके पास था, निकलते समय 20 जूल है। तो पहली बात तो आपने वर्क किया है या हमने आपके ऊपर वर्क किया है? तुमने किया है, क्योंकि तुमने किया है तभी तुम्हारी एनर्जी का लॉस होगा। बोलो यार, अगर 100 जूल था और बाद में 20 जूल बचा, मतलब तुमने वर्क किया। कितना वर्क किया? 80। मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी बराबर वर्क डन। और अगर मान लो 100 जूल था, हमने तुम्हारे ऊपर वर्क किया, हमने तुमको झापड़ मारा तो हमने तुम्हारे ऊपर वर्क किया ना, तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ गई, कितनी हो गई? 150 जूल। तो मन और लगेगा। तो कहने का मतलब, आप इस सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालो और सिस्टम की फाइनल निकालो। अगर इनिशियल था 100 जूल और बाद में 150 जूल, तो हमने कितना वर्क किया है? 50 जूल। समझ में आ रहा है? बस यही है। सो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस सिस्टम की बेटा फाइनल एनर्जी। बोलो जरा सोचना, दोनों जब मैं एनर्जी लिखूंगा तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। बोलो Q1 Q2 सेम है, सिर्फ R का अंतर आएगा। पहले R कितना था? 1/10 सेंटीमीटर और बाद में कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? हो गया सॉल्व। तो 0.2 इंटू 10 की पावर -6, फिर 0.01 इंटू 10 की पावर -6, 1/4πε0 है, तो 9 इंटू 10 की पावर 9। 100/10 और 100/5, तो ये कितना आएगा? ये 100/10 मतलब 10 और 100/5 मतलब 20। सही है ना? तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा वर्क है। ठीक, तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं इसको सिंप्लीफाई करके। भाई इनिशियल डिस्टेंस ये था, फाइनल ये है।
So final potential energy of the system minus initial potential energy of the system, that should be equal to work done. तो फाइनल एनर्जी कितनी है 1/4πε0 Q1 Q2 by 5. इनिशियल कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 by 10. सही है. तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है 1.8 इंटू 10⁻⁻4 जूल्स. क्लियर है, पक्की बात है. अब ये बताओ, अगर वर्क डन, हमसे यही कह रहे हैं ना कितना वर्क करना पड़ा इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस. ठीक, तो अगर सोचो एक चार्ज पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, पहले 10 सेंटीमीटर पे थे, बाद में 5 किया, अपने आप हो गया होगा या हमें करना पड़ा होगा? हमें करना पड़ा होगा. और अगर हमने इसके ऊपर वर्क किया है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी. तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आना चाहिए या नेगेटिव? पॉजिटिव. इसीलिए आंसर कैसा आया है? कुछ समझ में आया? तो अपना भी जो हम लोगों ने भी लिखा था इसको भी सिंप्लीफाई करना, घुमा फिरा के ये पॉजिटिव आना चाहिए. ठीक, इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा और सिंप्लीफाई करके देखिएगा कि आंसर आपका क्या आ रहा है. चलिए आज फिलहाल इतना ही रखते हैं.